हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देर के हम लोग नया एपिसोड शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद लीन मो इन आइटम्स को बेचने के लिए लिस्ट करता है और उनका प्राइस $500,000 रखता है, लेकिन पोस्ट करते ही वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि बिड्स तेजी से अनोनिमस तरीके से बढ़ने लगती है। जल्दी ही उसका साथी उसे बताता है कि तालिस्मान बहुत अच्छे से बिकते हैं और बड़ी कल्टीवेटर्स के साथ साथ आम लोग भी उनका यूज़ करते हैं। इस वजह से उन्हें हाई क्वालिटी माना जाता है। हमारा प्रोटोगेनिस्ट समझता है कि शायद उसकी पेपर डॉल के साथ कुछ हुआ हो। डॉल की विजन से क्लोजली देखते हुए वो नोटिस करता है कि एक ब्लॉन्ड भी डार्क नेटवर्क पर कुछ अजीब देख रही है, जिसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। वो रिमार्क करती है कि एक मिसिंग बच्चे की इन्वेस्टिगेशन करना काफ़ी एग्जॉस्टिंग है। तभी वो उस हाई क्वालिटी तालिस्मान का लिस्टिंग देखती ही, जिसमें इनविजिबिलिटी इफेक्ट भी है, जो काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। ब्लॉन्ड एज्यूम करती है कि ये एक अच्छा मौका है क्योंकि वो इस डायमंड के बारे में कुछ नहीं जानती और ज़रूरत पड़ने पर उस पर नज़र रखना बेहतर है। हमारा प्रोटोगेनिस्ट सोचता है कि एक स्पिरिचुअल स्टोन उसके लिए यूज़फुल हो सकता है। साथ ही एक मिसिंग डायमंड काफ़ी अजीब लगता है और वो सोचता है कि शायद ये वेनरेबल डायमंड हो सकता है। अगली सुबह स्कूल में लंच टाइम के दौरान हमारा लेनमो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है जब 3 लड़के उसे रोकते हैं। वो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो लड़कियों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए अपनी असलियत छुपा रहा है, लेकिन अंदर से वो ही ट्रेस है। हमारा प्रोटोगेनिस्ट अपना एक्सप्रेशन डार्क और म्यूचुअल रखता है और थोड़ा नीचे दिखता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सोचती है कि ये हाइप्नोसिस अब और भी मजेदार लग रहा है क्योंकि इसे एक अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन एक एरोगेंट और थ्रेटनिंग लोग के साथ लीनमो उन्हें अपने रास्ते से हटने की वार्निंग देता है, जो सामने खड़े लोगों को इरिटेट करता है। वो लड़के जो अभी कन्विंस्ड नहीं होते हैं पूछते हैं कि क्या लीनमो अपनी जिंदगी जीने की इच्छा खो चुका है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो उसका अभी के अभी काम तमाम कर देंगे। पर जैसे ही वो और गालियां प्रोटोगेनिस्ट पर उछालने वाला था, उसे एक और बड़ी सी हाथ ने पकड़ लिया। हमारा यंग प्रोटोगेनिस्ट एक ही ब्रूट मूव में उसे दीवार से टकरा देता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि उसे तुरंत बेहोश कर दिया। इरिटेटेड लुक के साथ प्रोटोगेनिस्ट साइड की तरफ देखता है और 2 और गूंस को देखता है जो डर के मारे सहमे हुए हैं। वो सोचते हैं कि क्या प्रोटोगेनिस्ट सच में मौत चाह रहा है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सोचती है कि ये परफेक्ट मोमेंट है इंटरवीन करने का और प्रोटोगेनिस्ट को अपनी बाहों में लेने का, लेकिन तभी एक ब्लैक हेयर्ड लड़की सामने आकर उसकी राह रोक लेती है। वो जोर से चिल्लाती है कि वो लोग प्रोटोगेनिस्ट को परेशान करना बंद करें। ये वही बोर्ड गेम पार्टनर है जो प्रोटोगेनिस्ट से पहले मिला था। वो तुरंत पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। मार खा चुका और रोता हुआ लड़का ली कहता है कि सिर्फ वो दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन लिनमो ने उसे धक्का दिया और उसकी नाक तोड़ दी। ब्लैक हेयर्ड लड़की पूछती है कि क्या ये सच है, क्योंकि उस लड़की का झूठ बोलने का कोई भरोसा नहीं है। कुछ देर बाद प्रोटोगेनिस्ट की एक्स उस लड़की को इंसल्ट करते हुए कहती है कि उसने उसका मूवमेंट खराब कर दिया। फिर वो प्रिटेंड करती है कि अभी अभी आई है और पूछती है कि क्या प्रोटोगेनिस्ट ठीक है। वो क्लेम करती है कि उसने कोई अफरा तफरी सुनी और तुरंत भाग के आ गई। उसके बाद वो पूछती है कि क्या ये ब्लैक हेयर्ड लड़की थी जिसने सब कुछ किया और उसका शुक्रिया अदा करती है। साथ ही कहती है कि एक दिन लंच ट्रीट दे के अपना प्रॉपर ग्रेटिट्यूड दिखाएगी। फिर वो प्रोटोगेनिस्ट का हाथ पकड़ के कहती है कि चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन ब्लैक हेयर्ड लड़की तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और कॉन्फिडेंट टोन में कहती है कि ये बहुत ही गंदा है क्योंकि एक औरत को एक बेचारे आदमी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक्स गर्लफ्रेंड गुस्से में बोलती है कि वो अपने काम से काम रखे और उसके मैटर्स में टांग ना अड़ाए। प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि छोड़ दो, अब वो यहाँ से निकल सकते हैं। एक्स गर्लफ्रेंड को समझ आता है कि वो प्रोटोगेनिस्ट पर अपना कंट्रोल खो रही है, इसलिए वो हाइप्नोसिस का यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन हाइप्नोसिस फेल हो जाता है और प्रोटोगेनिस्ट पर काम नहीं करता। साथ ही डायमंड जो उसके साथ है उसे वार्न करता है कि वो बाकी दिन के लिए मैजिक का यूज ना करे क्योंकि उसे एक बुरा एहसास
पास हो रहा है। ब्लैक हेयर लड़की कहती है कि उसने सुना था कि यंग गर्ल ने ही प्रोटोगेनिस्ट को डंप कर दिया था। उसके बाद वो उसके पास से निकल जाती है और जाने से पहले बोलती है वो उसे पाइटिस करती है। ये बात एक्स गर्लफ्रेंड को और भी गुस्से में भर देती है। ब्राउन हेयर्ड लड़की गुस्से से कांप रही होती है लेकिन रूटेड स्पॉट पर खड़ी रह जाती है। वो सिर्फ ये सोचती है कि ये लड़की कितनी अनप्लीजेंट है और प्रोटोगेनिस्ट को एक सेमलेस डॉग बोलती है क्योंकि वो उसके ऑर्डर नहीं मानता। क्लासेस के बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोटोगेनिस्ट अपने घर पहुंचता है। वो कंप्यूटर के सामने बैठा होता है और उसका छोटा कंपेनियन कैन्यू मेंशन करता है कि किसी ने 2 स्पिरिचुअल स्टोन्स और बहुत सारे पैसे ऑफर किया है। प्रोटोगेनिस्ट समझता है कि ये ऑफर ब्लॉन्ड लड़की का है और सोचता है कि क्या वो फियोनिक्स ग्रुप की मेंबर है। वो ऐड करता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है। लिनमो कमेंट करता है कि उसका साथी कह रहा था कि फियोनिक्स ग्रुप डेमोनिक कल्टीवेटर्स को एलिमिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका इन्वॉल्व होना समझ नहीं आता। लेकिन छोटा फॉक्स बताता है कि ट्रैप की जरूरत नहीं है क्योंकि डार्क गेट नेटवर्क ऑलरेडी फियोनिक्स ग्रुप की मदद से डेमोनिक कल्टीवेटर्स को डेली क्लीन कर रहा है। तभी एक स्मॉल नोटिफिकेशन कंप्यूटर पर पॉपअप होता है। प्रोटोगेनिस्ट नोटिस करता है कि मीटिंग पॉइंट फैंगटोंग स्टेशन है जो एक ऑर्डिनरी जगह लगती है। फिर भी सेफ रहने के लिए वो हमेशा की तरह डिस्गाइज में जाता है। छोटा फॉक्स पजल्ड है और सोचता है कि ये सब अननेसेसरी है क्योंकि साइट और डिलीवर दोनों कम्प्लीटली सिक्योर है। अगले दिन क्लासेस के बाद प्रोटोगेनिस्ट सक्सेसफुली डिलीवरी कंप्लीट करता है। वो कैलकुलेट करता है कि कैश में 2 लाख कमीशन के बाद उसका बैलेंस क्या होगा। उसके पास अभी भी 7 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स बचे हैं, लेकिन फिर भी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस दुनिया के आइटम्स की क्वालिटी इतनी पुअर होगी। हमारा यंग प्रोटोगेनिस्ट एक साथ सारे रॉ मटेरियल्स ऑब्जर्व करता है और मुस्कुराता है। उसे रियलाइज होता है कि कम से कम वो अपनी कुछ स्पिरिचुअल पावर रिकवर कर सकता है। फिर वो अपने 2 और तलिस्मान उठाता है जो उसने क्राफ्ट किए थे और उनसे एक मैसिव ड्रैगन अनलेस करता है। प्रोटोगेनिस्ट अपने छोटे कंपेनियन के डार्क गेट नेटवर्क पर इन तालिस्मान को बेचने के लिए कहता है। फॉक्स कंफर्म करता है कि वो लोगों के कमेंट्स देख सकता है जो जीनियसली उस मास्टर की तारीफ कर रहे हैं जिसने ये तालिस्मान बनाए हैं। लिनमो सोचता है कि कल्टीवेशन के मामले में ये दुनिया कितनी बैकवर्ड है और कैसे लोग एक सिंपल फर्स्ट लेवल तालिस्मान के लिए इतना एक्साइटेड हो जाते हैं। जल्दी ही उसका छोटा कंपेनियन एक्साइटेड और परप्लेक्स्ड हो जाता है क्योंकि किसी ने प्रोटोगेनिस्ट के तालिस्मान के लिए एक ही बार में 3 मिलियन ऑफर कर दिए। लेकिन उसके बाद प्राइस और भी तेजी से 4 मिलियन तक शूट कर जाता है। एक फुल्ली टेक्नोलॉजिकल रूम में कोई पूछता है क्या लोग पागल हो गए हैं और क्वेश्चन करता है कि एक फर्स्ट लेवल तालिस्मान की कीमत 3 मिलियन से ज़्यादा कैसे हो सकती है। माइक्रोफोन पे कोई और कहता है कि जो इनविजिबिलिटी तालिस्मान पहले बेचा गया था वो ऑर्डिनरी नहीं था, इसलिए वो मैन्युफैक्चर के बारे में पता लगाना चाहता है। ब्लॉन्ड लड़की के घर में वो अपने स्टेट ऑफ द आर्ट्स कंप्यूटर के सामने बैठी होती है। जैसे ही वो अपने स्क्रीन पर कुछ देखती है वो और इरिटेट होने लगती है। तभी उतेंग अपने माउस पर क्लिक करके तालिस्मान ऑकेजन में एक और मिलियन ऐड कर देती है। हमारा प्रोटोगेनिस्ट सिर्फ क्रॉस आर्म्स के साथ प्राइस बढ़ते देख रहा होता है। उसने अपने छोटे कंपेनियन का मुंह बंद कर रखा होता है ताकि वो कोई डिस्टर्बेंस ना करे। जल्दी ही बीट अपने पीक पर पहुंच जाता है। 15 मिलियन कैश कमेंट्स उन लोगों के होते हैं जो प्रोटोगेनिस्ट के लिए ऑफर करना चाहते हैं और कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे होते हैं कि क्या वो उनसे मिल सकते हैं। हमारा यंग हीरो समझता है कि ये सब काफ़ी डेंजरस हो सकता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि कुछ दिनों के लिए डिसअपीयर हो जाना ही बेहतर है क्योंकि इस दुनिया के सारे कल्टीवेटर्स अब उसके पीछे आ सकते हैं, लेकिन कम से कम उसे कुछ सबसे अच्छा तो मिलेगा। वो डिसाइड करता है कि ब्लॉन्ड लड़की के ओकेजन का प्रोग्रेस चेक करे। कुछ समय बाद हमें उस लड़के का घर दिखाया जाता है। हमारा प्रोटोगेनिस्ट नोटिस करता है कि वो अब भी उन लड़कों के डिसअपीयरेंस के इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबके सब वर्जिन हैं और लगता है कि इसका कनेक्शन डेमन किंग के साथ है। स्क्रीन की तरफ देखते हुए वो देखता है कि उटेंग रियल टाइम सर्वेलांस कर रही है, लेकिन हमारे लड़के को इस बात से थोड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड है। ब्लॉन्ड लड़की काफ़ी टेंस हो जाती है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इतनी बदसूरत देखकर और गुस्से में
टेबल स्लैम करते हुए कहती है कि वो लड़का हॉरेबल है और उसकी हेयर स्टाइल भी उसे बचा नहीं सकता। वो हॉरेंडस इंसान फिर इंटरनेट पर सर्च करना शुरू करता है कुछ टिप्स के लिए जो उसे फोटोज में बेटर दिखने में मदद करे। वो इसेंट्रिक फिल्टर्स, प्लास्टिक सर्जरी और फेशियल हार्मोनाइजेशन जैसे चीजों के बारे में सोचता है। साथ ही फ्लैट स्टमच, लॉन्ग लेग्स और लव हैंडल्स रिमूव करने की सोच भी उसके दिमाग में आती है। हमारी प्यारी उटेंग फील करती है कि वो आगे नहीं जी सकती जब तक उसने अपने स्क्रीन पर ये सब देखा है। वो एडमिट करती है कि इवन वो मोटू इंसान भी इतना अनबियरेबल नहीं था जितना ये डिसगस्टिंग लड़का है। कुछ देर बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। लंच टाइम के दौरान हमारा प्रोटोगेनिस्ट नोटिस करता है कि ब्लॉन्ड लड़की ने उसे कुछ इररिलेवेंट बात कही, लेकिन तभी उसका ध्यान उसके सामने खड़ी एक लड़की पर चला जाता है। वो ब्लैक हेयर्ड लड़की है जो उसे पूछती है क्या वो खेलना चाहता है। साथ ही वो कहती है कि अगर लिनमो नहीं खेलना चाहता तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक इजी विन नहीं चाहती। साइलेंस ईयर में फील हो जाती है जब प्रोटोगेनिस्ट बोर्ड गेम को देखता है। वो एडमिट करता है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा और डिसाइड करता है कि वो चला जाएगा। वो कह रहा है कि वो हार नहीं मानना चाहता, लेकिन वो भी नहीं चाहता कि इस सिचुएशन का फायदा उठाए। हमारा प्रोटोगेनिस्ट फिर टेरिस के एज तक जाता है थोड़ा हवा खाने के लिए। चढ़ाई करता है। वो सोचता है कि आगे उसे यांग की पावर चाहिए तो उसे एक फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी और सबसे पावरफुल फॉर्मेशन डेमोनिक होती है। अगर सिर्फ लिनमो के पास थोड़ा सा चाय होता तो शायद वो अपनी इच्छा पूरा कर पाता, लेकिन उसे वार्न करती है कि वो गलती से नीचे ना गिर जाए और वो बस मुस्कुराता है। प्रोटोगेनिस्ट फिर उसकी तरफ जाता है धीरे से हमिंग करते हुए, लेकिन हैन जो सब कुछ सीक्रेटली देख रहा था और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। जल्दी ही हमारे हीरो को टेरिस से जाने के दौरान रुकने के लिए कहा जाता है। ये ब्राउन हेयर्ड लड़की है जो उसे काफी गुस्सा होती है। हमारा यंग प्रोटोगेनिस्ट तुरंत उससे पूछता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, जिसमें वो डार्क एक्सप्रेशन के साथ कुछ कहना चाहती है, लेकिन हैन जो प्रोटोगेनिस्ट के साथ होता है उसे कहता है कि वो उसे परेशान ना करे। उसके बाद यंगर ब्राउन हेयर्ड हैन सेनी को कहती है कि अपने आदमी को हाथ ना लगाए क्योंकि वो उसका है। उसके नेल्स और दांतों तक वो घूमकर लड़की को कहती है कि बस रुक जा, वो उसे दर्द भारी मौत दिखाएगी। लिनमो उसे जाते हुए देखकर सोचता है कि कब वो उसका हो गया। कुछ समय बाद रात के वक्त हमें प्रोटोगेनिस्ट की एक्स गर्लफ्रेंड का घर दिखाया जाता है। जब वो स्ट्रेस्ड और शावर ले रही होती है, यानू सोचती है और एडमिट करती है कि उसने हमारे हीरो का अंडर एस्टिमेट किया था। वो सोचती है कि उसे शुरू से ही उसका पीछा करना चाहिए था, लेकिन वो एज्यूम करती है कि इस बार वो पूरी तरह से उसका होगा। बिना किसी हेजिटेशन के एक साइकोटिक एक्सप्रेशन के साथ लड़की डिसाइड करती है कि वो आज रात उसे हाइप्नोटाइज करेगी ताकि वो लड़का उसका ओबेडिएंट पेट बन जाए। उसकी ऑरा हवा में फैल जाती है और पर्पल एनर्जी प्रोटोगेनिस्ट के घर तक पहुंचती है जब वो अपने सुबह के नींद में होता है, लेकिन उसकी एनर्जी से बना बैरियर उस नेगेटिव इम्पैक्ट को रोक लेता है। उसका छोटा कंपेनियन जागता है और नोटिस करता है कि कुछ तो हुआ है। सोचता है कि ऐसे कैसे टॉर्चर हो सकता है जब वो सो रहा था। जल्दी ही लिनमो समझता है कि एक रिमोट हाइप्नोसिस टेक्निक थी और वो एडमिट करता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा टेक्निक यूज करेगा जो इस एम्पियर को हाइप्नोटाइज कर सके। अगले दिन हमारा प्रोटोगेनिस्ट स्कूल में दिखाया जाता है। ब्राउन हेयर लड़की उसके सामने खड़ी होती है। उसका रास्ता रोककर वो उसे कहती है कि आज रात वो रेडी होकर उसके घर आए। उसकी आंखों में मेलाइज भरी होती है। वो सिर्फ सोचती है कि उसकी होठों का स्वाद कैसा होगा और रात का इंतजार करते हुए और भी एनेक्सियस हो जाती है। लेकिन फिर वो एक साइकोटिक एक्सप्रेशन अपनाती है। सोचती है कि उसने सक्सेसफुली लिनमो का हाइप्नोटाइज कर लिया है और एज्यूम करती है कि वो अब ओबीडिएंट होगा। दूसरी तरफ हमारा प्रोटोगेनिस्ट शांति से मुस्कुराता हुआ चल रहा होता है। जब वो रियलाइज करता है कि रात को उसे हाइप्नोटाइज करने वाली वो ही थी, तब ये रिवील होता है कि हमारे हीरो ने लड़की के बैग पर एक पेपर डॉल लगा दिया था। उसकी कॉन्शियसनेस ऑलरेडी स्मॉल डॉल से लिंक थी जो प्रोटोगेनिस्ट को मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। उसके बाद हमारे क्लासरूम में प्रोटोगेनिस्ट दिखाई देता है जब अचानक कुछ उसका ध्यान अपने तरफ खींच लेता है। ये पेपर डॉल है जो उसकी एक्स की बॉडी पर थी जो अब गायब हो गई है। इस डिसअपियरेंस का रीजन ये था कि ब्राउन हेयर लड़की ने उसे खुद अपने बैग पर लगा हुआ स्मॉल
नॉर्मल ऑब्जर्वर देख लिया था, उसने फिर उसे अपने डेमोनिक पर्पल फ्लेम से जला दिया। उसका डेमन उसे कहता है कि वो फैटेटिक है क्योंकि उसने ये नोटिस नहीं किया। वो अपने चेहरे पर पसीने के साथ देखती है इंटेंस। यान सोचती है कौन हो सकता है जो उसे देख रहा हो और उसे मॉनिटर करने की जरूरत महसूस कर रहा हो। उसका कंपेनियन फिर उसे बताता है कि जो भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे अपने प्लान को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। स्कूल के बाद जब शाम का वक्त शुरू हो रहा होता है, हमें हमारे प्रोटोगनिस्ट को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि जो भी पेपर डॉल को तोड़ने वाला था वो शायद वेरिएबल डेमन से कनेक्टेड हो, लेकिन क्योंकि इस दुनिया में इतने सारे कल्टिवेटर्स हैं जो जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते और हो सकता है कि उसे फियोनिक्स ग्रुप से मदद लेनी पड़े। अगर उसका कल्टीवेशन सही है तो ब्लॉन्ड लड़की उसी वक्त वहां से गुजरेगी। इस दुनिया में जो एक्ट वो करने वाला है उसका एक बिल्कुल स्पेसिफिक नेम है, फ्रॉड। लड़की अचानक स्टार्टलेड हो जाती है जब वो रियलाइज करती है कि उसने प्रोटोगनिस्ट को रन ओवर कर दिया। ब्लॉन्ड लड़की अपनी मोटरसाइकिल को जल्दी से रोक लेती है। जब हमारा लड़का पुरानी टकरार से जमीन पर गिर जाता है, वो पूछती है कि वो क्यों बिना देखे रोड क्रॉस कर गया और अपने आर्म्स में उसे उठाकर पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो कहती है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी, लेकिन लड़का अपनी आंखों में काली नज़र के साथ बस उड़ जाता है। उसे कंफ्यूज करते हुए एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ लिन मो एडमिट करता है कि उसने इस दुनिया में बुरा होना सीख लिया है। ब्लॉन्ड लड़की सोचती है कि इस लड़की को क्या हो गया है और इवन ट्राई करती है कि उसे वापस पुल करने के, लेकिन प्रोटोगनिस्ट उसे बताता है कि वो आज रात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर जा रहा है क्योंकि वो उसे एक स्पेशल रात के लिए एक्सपोर्ट कर रही थी। ब्लॉन्ड लड़की शॉक्ड हो जाती है ऐसे स्टेटमेंट सुन के क्योंकि वो जानती है ये उसके कैरेक्टर में नहीं है। फिर अचानक उसके चेहरे पर सरप्राइज दिखाई देती है। जैसे ही वो कुछ और समझ जाती है, वो प्रोटोगनिस्ट को वापस बुलाने की कोशिश करती है, कहकर कि वो अपने सेंस पे वापस आ जाए, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए उसके पास से गुजर जाता है। छोड़ी हुई लड़की को पूरी तरह से स्टन छोड़ जाता है। उतेंग सोचती है कि क्या सच में वो मोटू लड़का हाइप्नोटाइज था। फिर वो अपने हाथ से एक गेस्चर करती है ताकि स्पेल तोड़ सके। वो अपने उंगलियों से हवा में एक स्टार ड्रॉ करती है और अपना हाथ प्रोटोगनिस्ट के माथा पर रखती है। उसकी आंखों में जो साइन पहले गायब हो गई थी वो धीरे धीरे दोबारा दिखाई देने लगती है, लेकिन जल्दी ही फिर से फेड हो जाती है। वो रियलाइज करती है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ और पूछती है कि जो पर्सन इस स्पेल को कास्ट कर रहा है वो सच में इतना पावरफुल है या नहीं। जल्द ही ब्लॉन्ड ब्यूटी डिसाइड करती है कि वो फैंटम रिडेम्पशन सील यूज करेगी। वो एक हैवी मैजिकल पाम हमारे प्रोटोगनिस्ट के माथा पर अप्लाई करती है। इससे वो अपने पहले वाले स्टेट ऑफ माइंड में वापस आ जाता है जो वो क्लियरली प्रिटेंड कर रहा था। हाथ अपने चेहरे पर रखता हुआ वो पूछता है कि क्या हो रहा है और वो वहाँ क्यों है। ब्लॉन्ड लड़की कह देती है कि वो उसे ये पूछने वाली थी और फिर ये भी पूछती है कि क्या किसी तरीके से लिन मो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिल चुका है। वो एडमिट करता है कि हाँ मिल चुका है, लेकिन पूछता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि अब वो अपने फियानी से मिलने वाली है। बिल्कुल फ्लस्टर्ड होती हुई लड़की कहती है कि वो उसके सामने आया था और उसकी मोटरसाइकिल से टकरा गया था तो उसे हॉस्पिटल के लिए चलना पड़ा उसके साथ। हिंग सोचती है कि हमारा हीरो ऐसे कैसे कह सकता है जब वो टकरा गया हो, लेकिन वो कहती है कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अगर उसे कोई गिल्टी महसूस हो तो वो उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस बाद में दे सकती है। लड़की उसे कॉलर से पकड़ लेती है जिसे देख के वो पूरी तरह से पेन में चला जाता है। फिर वो अपने चेहरे पर एक पीस ऑफ पेपर रफ करती है और कह देती है कि वो उसके लिए एक चेक लिखेगी क्योंकि वो चाहती है कि फ्यूचर में उसे किसी लॉ सूट का डर ना हो। वो उसे कह देती है कि वो जो चाहे खर्च करे, लेकिन ये वार्निंग देती है कि अगर वो फ्यूचर में उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगा तो वो रिग्रेट करेगा। हमारे प्यारे लिन मो को सोचने का टाइम मिलता है और वो वंडर करता है कि अगर वो कुछ 1000 जीरोस लिख दे तो क्या वो कुछ स्पिरिचुअल स्टोरेज के लिए एक्सचेंज कर सकता है। लड़की फिर अपनी मोटरसाइकिल पे स्पीड से भाग जाती है। उटेंग अपने हेलमेट कम्युनिकेटर के जरिए किसी से कह देती है कि उसे प्रोटोगनिस्ट की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि वो
एक सस्पेक्ट है और सामने से कंफर्मेशन मिलता है। जल्द ही वो प्रोटोगेनिस्ट की एक्स गर्लफ्रेंड के घर पहुंचती है। हेलमेट उतारकर वो ग्रेसफुली अपने हाथ बढ़ाती है जिसमें एक स्पेशल रिंग होता है। फिर वो अपनी मैजिकल स्वॉर्ड रिलीज करती है और तुरंत ही डोर नॉब पर कई कट्स कर देती है ताकि वो डोर खुल सके। कट्स इतने प्रीशियस होते हैं कि डोर गिर जाता है, लेकिन डोर नॉब वैसे का वैसा ही डोर के शेप में चिपका रहता है। वो अंदर चलती है और कुछ फैमिलीज फोटोज देखती है जो उसके अपने फैमिली के नहीं लगते बल्कि 2 लड़कों के लगते हैं जो उसके फ्रेंड्स जैसे लगते हैं। फिर वो प्रोटोगेनिस्ट की एक्स गर्लफ्रेंड के कमरे तक पहुंचती है और रियलाइज करती है कि वो पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है। उसके वॉल पर प्रोटोगेनिस्ट की हजारों फोटो चिपकी हुई हैं। वो प्रोटोगेनिस्ट की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कई मैनुअल्स देखती है और डिसाइड करती है कि वो देखकर समझती है कि क्या है। वो धीरे धीरे पेजेस को फ्लिप करती है और जैसे जैसे वो पढ़ रही होती है उसका चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि कंटेंट काफ़ी इनडिसेंट होता है। वो सोचती है कि जो कुछ भी वहाँ लिखा है वो सब बहुत परवर्टेड है और डिसाइड करती है इसे ख़त्म करना चाहिए। लेकिन उसके कम्युनिकेटर की आवाज़ आती है जो एक नए प्रॉब्लम के बारे में वो बताता है कि यानू सडनली और सस्पिशियसली गायब हो गई है। लेकिन लड़की समझती है कि जो प्लान्स वो यंग वुमेन बना रही थी उसके हिसाब से उनका इस मिसिंग पर्सन केसेस से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा और वो टीम को इन्फॉर्म करना चाहती है ताकि मिसिंग पर्सन अलर्ट जारी हो सके। फिर वो सोचती है कि यानू कितनी क्लेवर थी जो इतना छोटे से टाइम में प्रीशियस प्लान बना सकती है। प्रोटोगेनिस्ट के घर में माइक पूरी तरह से प्लेस को इन्वॉल्व कर लेता है। वो सोचता है कि उसने जो देखा वो काफ़ी है और ये इजली इमेजिन किया जा सकता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का वेरिएबल डेमन से कुछ कनेक्शन हो सकता है, इसलिए फियोनिक्स ग्रुप को उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सडनली एक आवाज़ सुनाई देती है जो प्रोटोगेनिस्ट का अटेंशन ग्रैब करती है। ये उसका कज़न होता है जो पूछता है कि क्या उसने अभी न्यूज़ देखी थी। वो बॉय डोर खोलता है थोड़ा रिसेप्टिव तरीके से और पर्पल हेयर्ड बॉय उसे बताता है कि हेन की तलाश हो रही है। लेकिन प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि उसे कुछ पता नहीं क्योंकि वो अब उसे दूर रहने का सोचता है। लिन कन्वर्सेशन को एंड कर देता है तभी उसे एक जोर का स्लैम सुनाई देता है। यंग मैन इंस्टिंक्ट करता है कि कम से कम न्यूज़ चेक कर लेनी चाहिए थी। अब प्रोटोगेनिस्ट देखता है कि फेंगेंग इंस्टीट्यूट की यानू पर एब्यूज का केस है और वो नेशन वाइड तलाश की जा रही है। वो सोचता है कि सर्च टीम कितनी इफिशिएंट है लेकिन लड़की के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। छोटी फॉक्स सोचती है कि ये औरत कितनी क्रूएल और फुलिश है जो अपने मास्टर से पंगा लेने की हिम्मत करती है। लिनमो जानता है कि अगर वेरिएबल डायमंड को एक यंग मैन का यंग पावर एब्जॉर्व करना है तो वो एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेशन बना लेगा जो प्राइमरीली ईगल ओरिजिन का होगा। जल्दी से हमारा प्रोटोगेनिस्ट झुका होता है और एक बॉक्स के अंदर कुछ तलाश कर रहा होता है। छोटी व्हाइट फॉक्स सोचती है कि मास्टर क्या ढूंढ रहा है जब तक वो उसके गैस्टर में कुछ चमक देखती है और वो कंफ्यूज हो जाती है। फिर फॉक्स समझती है कि जो वो चीज़ उसने पकड़ी है वो बस कुछ ऑर्डिनरी वुडन बोर्ड्स है। हीरो एक थकान भरी सांस लेता है और फिर अपनी सारी एनर्जी को एक ही बार दोनों बोर्ड्स में डालता है। ये बोर्ड्स तोड़ते हैं और फिर अपने ज़रूरत के हिसाब से दोबारा से बन जाते हैं। ये एक मैनुअल कंपास की तरह बन जाता है जो पूरा का पूरा वुड से बना होता है। छोटी फॉक्स हैरान हो जाती है कि उसने कितनी जल्दी एक एंशिएंट ओरिएंटल कंपास बना दिया। हमारा हीरो सोचता है कि अगर किसी वेरिएबल डायमंड की एबिलिटी हो तो फियोनिक्स ग्रुप के लिए उसे ढूंढना इम्पॉसिबल होगा जब तक वो इस कंपास का यूज करके मैलिग्नेंट एनर्जी लोकेट ना करे। हमारा यंग प्रोटोगेनिस्ट दोनों बोर्ड्स को एक साथ मर्ज करता है और उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस बनाता है थोड़ा रेडर जैसा। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जिसे छोटी फॉक्स सरप्राइज से चिखती है। पिछली लाइट आर्टिफैक्ट अब एनर्जी से भरा महसूस होता है जब उसने एक लो लेवल स्टोन के साथ मर्ज किया। फॉक्स इस इनक्रेडिबल साइट को देखकर स्टंट होता है। जल्दी से जो स्पून डायरेक्शन दिखाने के लिए नीडल का काम करता है वो मूव करना शुरू हो जाता है। हमारा हीरो का छोटा सर्वेंट समझता है कि उसका मास्टर सच में पावरफुल है जो एक सिंपल बोर्ड को रेडर जैसा इफेक्टिवली काम करवा रहा है। हमारा प्रोटोगेनिस्ट फिर छोटा फॉक्स से कहता है कि उसे पकड़ के रखे और लिटिल स्पिरिट ऑबे करता है। फिर वो अपने मास्टर से पूछता है कि ये कंपास इतना स्पेशल क्या है। प्रोटोगेनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि ये सिटी में सबसे ज़्यादा
इन एनर्जी वाली जगह लोकेट करने के लिए यूज़ होता है। अचानक उस चीज़ यंग मैन की अटेंशन ग्रैब करती है जिसे वो बिल्कुल स्टार्टेड हो जाता है। वो छोटे फॉक्स से कहता है कि छुप जाने को और वो बिल्कुल प्रीसियस से ओबे करती है। बॉय कामली और साइलेंटली विंडो के बाहर देखता है जब ब्लॉन्ड गर्ल एक फनी एक्सप्रेशन के साथ अपीयर होती है जिसे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो एक एक्साइटेड और स्ट्रेंज एक्सप्रेशन बनाती है जिसे वो कम्प्लीटली अनकंफर्टेबल फील करता है। अपने फ़ोन के साथ यंग मैन जल्दी से सोचता है कि पुलिस को कॉल करने का, पर वो उसे कहती है विंडो खोल और कुछ इनअप्रोप्रिएट मत कर। वो जो किया उसके लिए सॉरी कहकर बताती है कि ये ज़रूरी था। हमारा प्रोटोगेनिस्ट तुरंत पूछता है कि ये लड़की ऐसे जगह पे क्या कर रही है, तो वो उसे कह देती है कि नॉनसेंस मत बोल और पूछती है कि वो कहाँ इंजर्ड हुआ। हमारा हीरो सोचता है कि उटेंग उसे सस्पिशियस है, पर शुक्र है कि उसके इंजरीज और स्केयर्स अभी तक बॉडी पे हैं क्योंकि वो अभी तक हील नहीं हुआ। वो अपने आर्म पर वुंड दिखाता है और अपने लेग पर भी एक और वुंड रिवील करता है। जल्दी से लड़की अपने पैंट लेग इनडिसेंट तरीके से उठाती है और माइनर वुंड को दिखाती है। बिल्कुल फ्लस्टर्ड और एम्बैरेस्ड वो उसे पूछता है कि वो क्या कर रही है, पर उटेंग इंस्टिंक्ट करती है कि वो बस वुंड क्लीन कर रही है वरना उसे स्केयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। वो सोचती है कि ये जो पहले चबी था, इसके लेग्स सच में सबसे ब्यूटीफुल हैं जो उसने कभी देखे। उसका फॉक्स अपने मन में चिल्लाता है कि मास्टर ने अपना आर्म ऑफर किया और उसने सीधा लेग्स पर अटैक किया। क्लियरली उसे फ़ायदा उठा रही है। हमारे प्रोटोगेनिस्ट अपना पैंट लेग्स नीचे खींच लेता है और कहता है कि उसे नहीं लगा था कि उतेंग ऐसे ट्राइवियल रीज़न के लिए आएगी, पर लड़की रिवील करती है कि उसके पास एक क्वेश्चन है जो ये है कि वो एक आखिरी इंसान था जो यानुई को देखा था और वो पूछती है कि उसने क्या बताया। बॉय एडमिट करता है कि वो कुछ नहीं याद करता जो उसके बाद हुआ। लड़की फिर विंडो के थ्रू पीछे जाती है और कहती है कि ये सब बेकार था और वो जा रही है, लेकिन बॉय सोचता है कि वो डोर से क्यों नहीं निकल रही। जल्दीबाजी में लिनमो जो पूरी तरह से कैजियस है उसे कहता है कि रुक जाओ। वो ख़त्म करता है अपनी बात के साथ और ऑफर करता है कि वो बैड बन के मदद करेगा अगर वो चाहे तो। जल्दी से लड़की शर्म से ब्लेसिंग हो जाती है जब उसने कुछ सेमिंगली इंसिडेंट देखा। बॉय की वेल डिफाइंड चेस्ट को जो उसके शर्ट के थ्रू विजिबल था वो बालकनी से चली जाती है। कहती है कि उसका ऑफर एक्सेप्ट करेगी, पर हमारा प्रोटोगेनिस्ट नोटिस करता है कि वो थोड़ा जल्दी मान गई। अगला दिन सूरज राइज होता है और स्कूल में हमारा प्रोटोगेनिस्ट अपने क्लास में एक्सट्रीम फ्लैम्बॉयंस के साथ आता है। गर्ल्स उसके पास आती हैं कम्प्लीटली वरीड क्योंकि उन्होंने सुना है कि यानुई एक अब्यूज़र है और वो कॉन्सर्न कर रही है कि उसने उसे क्या किया होगा। हमारा प्रोटोगेनिस्ट बिल्कुल कोल्ड रहता हुआ बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें कह देता है कि वो अपने रास्ते से हट जाए। अचानक एक और लड़की आती है और सबको बोलती है कि आ जाओ और देखो, एक बहुत हैंडसम लड़का अभी अभी उनकी क्लास में ट्रांसफ़र होकर आया है। सारी लड़कियां जल्दी से उस लोकेशन की तरफ बढ़ जाती हैं ताकि इस नए लड़के के बारे में ज़्यादा जान सकें। नए ग्रीन हेयर लड़के के पास जो लड़कियां खड़ी हैं वो उसे उसका नाम पूछती हैं। वो तुरंत अपना नाम सैम लेन बताता है और कहता है कि क्योंकि वो सब एक ही क्लास में हैं वो उसे ले बुला सकते हैं। अचानक उस बाल उसकी नज़र में आते हैं। लड़कियां उसे अपने साथ चलने के लिए प्रस्यूट करती हैं और वो बिना किसी हेजिटेशन के उसके साथ चल पड़ता है। अपने मोटिव्स के साथ जवान लड़का बताता है कि वो इस स्कूल में ट्रांसफ़र होकर हानानो के केस की इन्वेस्टिगेशन करने आया है, लेकिन फिर भी उसने ऐसे एक खूबसूरत लड़की से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। पर अचानक वो हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि वो अपना पैर दरवाजे पर रखती है। फिर वो एक ज़बरदस्त किक मारकर दरवाजा अपने हिंग से तोड़ देती है। उसके बाद वो अपने साथियों को चीख कर कहती है कि स्कूल के ग्राउंड्स को मत छोड़ो क्योंकि उसे पहले ही वो बाहर नहीं जा सकती। ग्रीन हेयर लड़का इस बिहेवियर से बिल्कुल हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसका पागल होना भी मुमकिन है।
लेकिन उसकी खूबसूरती को देखते हुए स्कूल के बाद जैसे ही सूरज डूबता है, हमारा प्रोटोगनिस्ट स्कूल के प्रीमाइसेस से निकलता है अपनी यूजुअल फ्लैम्बॉयंस के साथ। ब्लॉन्ड लड़की उसके बाहर इंतजार कर रही थी और लिनमो को अपने साथ चलने को कह देती है। दोनों स्कूल कॉरिडोर में चलने लगते हैं जो बिल्कुल साइलेंट है। हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल की इन्फर्मरी में ले जाए जा रहे हैं ताकि वो दोनों अकेले हो सकें, और कहती है कि वो ऑलरेडी ठीक हो चुका है और अगर वो उसका पैर दोबारा छुएगी तो उन्हें उसका जवाब देना पड़ेगा और उसे रोकना पड़ेगा जब तक पुलिस ना आ जाए। लेकिन लड़की बताती है कि उसे इस बात से परवाह नहीं है कि, और अपने हीरो से कह देती है कि वो एक डॉक्यूमेंट देखे। वो बताती है कि उसका एक पुलिस वाला रिश्तेदार है जिसने एक डायरी पाई थी जिसमें हमारा प्रोटोगनिस्ट का ध्यान रखने का तरीका लिखा था जो हुंस घर में था, जो एक बिल्कुल झूठ है। हालांकि लड़का पहले भी वो डायरी पढ़ चुका था, लेकिन फिर भी वो कुछ क्वेश्चनेबल फेस्टिज डिटेल को देखकर हैरान हो जाता है। शर्माते हुए लड़की कहती है कि उसका प्लान लगता है कि उसमें लड़कों को देखना और उन्हें अपने घर ले जाना था, और लगता है कि लिनमो उन लड़कों में से एक था। लेकिन प्रोटोगनिस्ट कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक प्रिवेंट होगी, और अगर पहले ही समझ गया होता तो अपने आप को ऐसे सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर सकता था। ब्लॉन्ड फिर कहती है कि उन्होंने पूरे देश को उसके लिए ढूंढा था लेकिन उसका कोई पता नहीं मिला, ना ही उसके फेवरेट स्पोर्ट्स में। हमारा प्रोटोगनिस्ट अपने चश्मा लगाकर कहता है कि उससे याद है कि हियान ऑलवेज स्पोकी जांगो को पसंद करती थी बचपन से, इसलिए वो शायद उन्हीं जांगों में से किसी में छुप रही होगी। जो बात किसी ने नहीं ढूंढी वो इसलिए हो सकती है क्योंकि उसने कोई मेकअप या डिस्गाइज यूज किया हो। वो सब अपने कूल पोज में कह रहा होता है, जिस पर लड़की जवाब देती है कि हमारे हीरो को स्कूल का डिटेक्टिव जैसे एक्ट करने की जरूरत नहीं है। वुतेंग को सब समझ आता है और वो सोचती है कि यानुई को सच में डार्क प्लेस काफ़ी पसंद है, तो वो शायद वहाँ कई यंग्स बॉयज़ को लेकर गई होगी ताकि उसके डिफेंसलेस बॉडीज़ पर अपने डार्क आर्ट्स का प्रैक्टिस कर सके। लड़की लिनमो को फिर कहती है कि बस आज के लिए इतना ही डिस्कस करना है, और इसलिए वो हमारे हीरो से कह देती है कि अभी के लिए वो चले जाए। वो इस सब पर एक शांति से मुस्कुरा देता है। जल्दी ही हम उसके घर देखते हैं जहाँ वो बिल्कुल डिफेंसलेस नजर आता है। उसने उसे क्लूज दे दिया है और अगले बार जियाओ वुटेंग मार्केट जाएगी म्यूजिक वेपन्स खरीदने के लिए जो हिन एनर्जी को ढूंढने में मदद करेगा। फिर वो लड़का अपने छोटे अप्रेंटाइज को बुलाता है जो जल्दी से आ जाता है। हमारा प्रोटोगनिस्ट उसे कहता है कि उसने जो कंपेयर बनाया है वो डार्क डोर पर ओकेजन के लिए रख दे। जो छोटे फॉक्स तुरंत समझ जाता है। वो कीबोर्ड पर बहुत तेजी से टाइप करना शुरू करता है और शुरुआती दम पे 10,000 कैश सेट करता है और पब्लिश कर देता है। फिर वो अपने मास्टर से बताता है कि ओकेजन ऑलरेडी लिस्टेड हो गया है और बस वक्त की बात है कि जब उन्हें रिजल्ट्स मिलेगा। कैनू देखता है कि बिडिंग प्राइस एबनॉर्मल स्पीड से बढ़ रहा है, जैसे कोई ऐसी चीज हो जो सबको चाहिए हो। जल्द ही 10,000 कैश का दाम 5 मिलियन हो जाता है एक सूरियल स्पीड पे। साथ ही हम जियाओ वुटेंग का घर देखते हैं। हमारे ब्लॉन्ड प्रोटोगनिस्ट को देखता है कि प्राइस अब 5 मिलियन तक पहुंच गया है एक पल में, और वो नॉन स्टॉप बढ़ता जा रहा है। चेहरे पर एक्टिंग स्माइल के साथ वो कह रही है कि ये लोग अपना पैसा खर्चा करना बहुत पसंद करते हैं, और फिर ये कह देती है कि उनके पास उसे ज़्यादा पैसा नहीं है। अपने ऑब्जर्वेशन डॉल के थ्रू हमारा प्रोटोगनिस्ट देखता है कि जियाओ वुटेंग सच में इंटेंस ईगरनेस के साथ बिडिंग कर रही है। ऐसा लगता है कि वो आइटम्स जीतने वाली है और उस केस में वो अपने डियर प्रोटोगनिस्ट की एक्स गर्लफ्रेंड को ट्रैक कर सकेगी। जल्द ही दाम 10 मिलियन तक पहुंच जाता है और छोटी सी लोमड़ी ये समझ जाती है कि ये एक अविश्वसनीय परिणाम है जो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हासिल हुआ है। वो सोचती है कि कितनी शादीशुदा औरतें इतना पैसा रखती होंगी। फिर हम देखते हैं कि एक दिन बाद ब्लॉन्ड लड़की का एक ग्रुप के साथ मुलाकात होती है जिसमें एक बूढ़ी औरत अपने लाठी के साथ होती है। वो बताती है कि सबसे ज़्यादा हिन एनर्जी इसी जगह है। बूढ़ी औरत जोर से सोचती है और कहती है कि ये एक बड़ी दौलत है और एक जगह की तरह हजारों माइल दूर इशारा करती है जहां सबसे ज़्यादा हीन एनर्जी हो सकती है जो बहुत ही रेयर है।
हमारी लड़की नोटिस करती है कि ये एक्सपर्ट इस मिशन में स्पेशली इनवाइट की गई है और इस औरत से तारीफ मिलना आसान नहीं है। बुढ़ी औरत अपनी लाठी से एक हथियार निकालती है और डिक्लेयर करती है कि वो आगे का रास्ता एक्सप्लोर करेगी और दूसरों से वही रुकने को कहती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, एक मैसिव ग्रीन डेमोनिक हाथ उसके सामने आता है। एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होता है जो उस स्पेशल अटैक का रिजल्ट है जो बुढ़ी औरत ने सही वक्त पे किया था। टकराव से पहले हमारा प्रोटोगेनिस्ट, जो सब कुछ अपने पेपर डॉल के जरिए देख रहा है, टेंशन में आ जाता है। वो याद करता है कि ये फॉर्मेशन तोड़ने का कोई तरीका नहीं था और शायद ये एक मॉडर्न वेपन है जो उस औरत ने अपने रिंग से निकाला होगा। वो ये समझाता है कि ये इस दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया और ये अविश्वसनीय चीज़ है। तभी उसकी दीवार टूट जाती है और एक बहुत ही मस्कुलर औरत उसके कज़न को लेकर अंदर घुस जाती है। हमारा हीरो शॉक्ड है क्योंकि वो नोटिस करता है कि वो औरत एक अजीब ग्रीन और सातिर ऑरा इमिट कर रही है। छोटी लोमड़ी अपने मास्टर को आवाज़ लगाती है और कहती है कि इस औरत ने भी प्रोटोगेनिस्ट के कज़न को तोड़ दिया। लिन मो इस बात को मान लेता है और छोटी लोमड़ी से कहता है कि वो हिले नहीं क्योंकि वो पहले से ये एंटिसिपेट कर रहा था, जानते हुए कि कुछ चीज़ें करना संभव नहीं होता। ये लगता है कि यानू ने उन्हें हाइप्नोटाइज किया था ताकि वो उसका अपहरण करने की कोशिश करे, लेकिन क्योंकि फिनोक्स ग्रुप अभी भी लड़ रहा है, ये संभव नहीं लगता कि उसकी एक्स खुद यहाँ आएगी। जब मुक्का उसकी तरफ आता है, वो दिमाग में रखता है कि इसके पीछे और भी कुछ हो सकता है, ये यानू का ट्रैप हो। फिनोक्स ग्रुप को पकड़ने और उसका अपहरण करने के लिए उसे बस ये करना है कि यानू को इस पर पछतावा करने का मौका दे। खुशकिस्मती से वो अपनी ऑरा का यूज़ करके अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर पाता है और होश में रहता है। वो औरत दोनों कज़न्स को बाहर खड़ी एक सेफ्ड वैन में ले जाती है। शक के साथ वो उनके सर पे बैग्स डालती है और उन्हें जोर ज़बरदस्ती व्हीकल्स के अंदर फेंक देती है। फिर बिना किसी चिंता के वो गाड़ी चलाकर रास्ते पर निकल जाती है। जल्द ही वो एक सुनसान फैक्ट्री पहुंचती है जहां लगता है प्रोटोगेनिस्ट की एक्स छुपी हुई है। वो हमारे हीरो के सर से बैग हटाती है और सैडिस्टिक तरीके से सरप्राइज्ड होती है कि वो ये है। झूठ मूठ की एक्टिंग करते हुए वो पूछती है कि क्या उसे ये जगह फिर से देखकर हैरानी हो रही है। एक हल्की सी स्माइल के साथ लिन मो एडमिट करता है कि वो सच में सरप्राइज्ड है, लेकिन उसी के साथ उसका मजाक उड़ा देता है। ये सुनकर उसकी एक्स बहुत इरिटेटेड हो जाती है क्योंकि लिन मो के शब्दों में एरोगेंस स्पष्ट है। गुस्से में वो लड़के को दीवार से टकरा देती है और सोचती है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की। लिन मो उससे वार्न करता है कि वो और करीब ना आए। अपनी शर्ट के बटन्स खोलते हुए वो कहती है कि वो अभी भी अपने एरोगेंस का नाटक कर रहा है और पूछती है कि उसकी वर्जिनिटी जियाओ उतेंग ने ली थी या हंसिनी ने। उसके डेमन उसे बताता है कि ब्लॉन्ड लड़की ने फॉर्मेशन तोड़ दिया है और अब जल्दी से उनकी तरफ बढ़ रही है, इसलिए यानू को काम ख़त्म कर लेना चाहिए। एक मैलिशियस स्माइल और विक्ड एक्सपीरियंस के साथ वो एग्री करती है और कहती है कि एम्परर उसके अगले स्पेशल मूव का इंतज़ार कर रहा है। वो डिक्लेयर करती है कि प्रोटोगेनिस्ट को यहाँ रुकना चाहिए और वो तब आएगी जब एम्परर का टेस्ट ख़त्म होगा। हमारा लड़का टेंस हो जाता है ये सोच कर कि डेमोनिक तलवार या वेरिएबल डायमंड शायद उस लड़की के साथ इंटरनली कम्युनिकेट कर रहे हैं उस अंधेरी जेल में जहां पानी टपक रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि प्रोटोगेनिस्ट की कज़न ऐसे हालत में भी शांति से सो रही होती है। उसका कज़न अचानक घबरा कर उठता है और डर के मारे
विनती करता है कि उसे मार ना दिया जाए या अत्याचार ना किया जाए। चारों तरफ देखते हुए वो अपनी बचाव के लिए गुहार लगाता है और सोचता है कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बड़े क्रिएचर को जो बूढ़ी औरत ने फॉर्मेशन तोड़ते वक्त बनाया था, सब लोग उस भयंकर दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। ब्लॉन्ड लड़की समझ जाती है कि यानु काफ़ी चतुर थी जो उसने इस फॉर्मेशन का यूज़ करके इस जगह को एक एक्सट्रीम येन कंसंट्रेशन पॉइंट बना दिया। अब उन्हें कंपास की अगली डायरेक्शन का अनुसरण करना होगा ताकि वो समय पर पहुंच सके, क्योंकि हो सकता है वहां के लोग पहले ही मर चुके हों। तभी एक ग्रीन डायमंड हंसते हुए आता है और पूछता है कि औरतें सोचती हैं कि वो कहाँ जा रही हैं। अचानक एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो सबको पीछे गिरा देता है। आग से घिरे डायमंड कहते हैं कि वहाँ सबकी मौत तय है बिना किसी शर्त के। फिर हम देखते हैं कि एक जंगल को जहाँ डायमंड को शमन किया गया था, अंदर जो वहाँ शांति से लश ग्रीनरी में चल रहा होता है, कुछ महसूस करता है और इस बात से थोड़ा चौंक जाता है। एक गिगनेटिक ग्रीन एनर्जी का एक्सप्लोजन जमीन को चीर देता है और स्मोक के साथ एक भयंकर ऑरा फैल जाता है। डायमंड अपने आसपास कई ब्लेड्स समन करके कहते हैं कि कोई भी उसके गुस्से से नहीं बच पाएगा। उसके अटैक्स ब्लॉन्ड लड़की की तरफ होती है और वो चिल्लाता है कि वो नरक में जाए। हंसते हुए वो अपने अटैक्स को उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बूढ़ी औरत लड़की को बचाने के लिए उसके आगे शील्ड बन जाती है और डिक्लेयर करती है कि वो डायमंड का सामना करेगी, जबकि बाकी लोग मिर्जा को लेकर चले, क्योंकि उसकी जिंदगी में पैंटम के हाथ खोना बहुत महंगा पड़ेगा। डायमंड जो एक गरम मिजाज रो है, पूछता है कि क्या सच में वो अकेली उसे हारने का इरादा रखती है। वो दोबारा चिल्लाता है कि कोई भी वहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अपने कई हाथों से वो कई सील्स बनाता है और धमकी देता है कि वो सबको वहाँ ही दफनाएगा। फिर वो एक फॉर्मेशन बनाता है जो उस जगह गिरता है जहाँ सब लोग इकट्ठा हैं। बूढ़ी औरत तुरंत पहचान लेती है कि ये साउल डेवरा फॉर्मेशन है। वो जोर से चिल्लाकर सबको कहती है कि अपनी ऑरास का यूज़ करके अपने शरीर को प्रोटेक्ट करें। एक औरत के पास समय नहीं होता और वो महसूस करने लगती है कि उसका शरीर जल रहा है। वो दर्द में चीखती है और उसकी चीखें गूंजती हैं जब उसकी जिंदगी उसकी खाल और मांस के साथ ख़त्म होने लगती है। ब्लॉन्ड लड़की इस डरावना दृश्य को देखकर शॉक और हॉरर में आ जाती है। वो अपनी स्टोरेज रिंग से एक स्पेशल बो और एक प्योर एनर्जी का बाण तीर निकालती है। बो का स्ट्रिंग खींचते हुए वो मटर्स करती है कि ये एक यूनिक सिचुएशन है और उसे रेंज अटैक्स का यूज़ करना पड़ेगा। वो अपने इरादे का ऐलान करती है कि वो डायमंड के चेहरे को निशाना बनाएगी ताकि वो वहाँ से निकल सके। उसका ऑरवा एरो मैजिकली अपने ट्रैजेक्टरी बदलता है और डायमंड के चेहरे को एकदम सही निशाने के साथ हीट करता है, जो एक बड़ी एक्सप्लोजन के साथ होता है। लेकिन डायमंड हंसते हुए डिक्लेयर करता है कि ये उसकी इमेंस पावर के सामने कुछ भी नहीं है। बूढ़ी औरत कहती है कि फॉर्मेशन की वजह से उसकी लाइफ एनर्जी और मैजिक सर्वली वीकेन हो चुकी है, इसलिए वो डायमंड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस बीच डायमंड अपने मुंह को किसी चीज़ से इन्फ्लेक्ट करने लगता है। ये घना डेंस स्मोक है। उतंग रियलाइज करती है कि डायमंड कॉर्प्सेस को रेस्योरेक्ट कर रहा है। उसकी एक पुरानी साथी जॉम्बी जैसे और अजीब तरीके से चलने लगती है, लेकिन बहुत ही तेजी और एजिलिटी के साथ जॉम्बी उस पर झपट्टा मारती है। ब्लॉन्ड लड़की तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से एक तलवार निकालती है और उसका यूज़ करके
ज़ॉम्बीफाइड औरत को 2 टुकड़ों में काट देती है। तब बुढ़ी औरत कहती है कि वो पॉइजनियस गैस को कंट्रोल करेगी और लड़की को ब्लड पपेट्स का समाप्ति करनी होगी। वो ये भी रिवील करती है कि उसके कंपेनियन के लिए अब कोई सेल्वेशन नहीं है। ब्लॉन्ड लड़की के नज़रिए से वो अपने पुराने दोस्तों के चेहरे देख सकती है जिनमें शर्म और पछतावा साफ दिखाई देता है। फिर भी अपनी तलवार के एक और तेजी भरे वार के साथ वो मॉन्स्टर को हरा देती है। लेकिन जब एक और दुश्मन सामने आता है, वो हवा में एक मैन्यूवर एग्जीक्यूट करने का फैसला करती है ताकि उसे ख़त्म कर सके। अचानक उतेंग सुनती है कि एक लाश उसका नाम पुकार रही है। वो हिचकिचाती है अपने पुराने दोस्त पर वार करे या नहीं, जो लगता है कि होश में आ चुका है। लेकिन ये सिर्फ उसके दिमाग का खेल था, क्योंकि मॉन्स्टर अभी भी अटैक करता है और एक ही वार में उसके पेट को चीर देता है। ब्लॉन्ड लड़की बस खून उखड़ती है और डैमेज के कारण अपनी सूझबूझ वापस पाती है। ज़्यादा डिटर्मिनेशन और फेरोसिटी के साथ अपना हथियार पकड़कर वो एक्सेप्ट स्लैश मारकर फाइट ख़त्म करती है। लेकिन उसका घाव बहुत गहरा है, पेट और मुंह से खून टपक रहा है। वो ज़मीन पर गिर जाती है, उसका हथियार हवा के साथ डिसॉल्व हो जाता है, बारिश के साथ मिलकर। अपने ही खून में घूंटते हुए वो मानती है कि ये सब अनएक्सपेक्टेड था और सोचती है कि क्या ये सच में ब्लड पपेट से ही थे। उतेंग अपने विचारों में सोचती है कि क्या बुढ़ी औरत जिंदा है, और अगर उसे ये खतरा पता होता तो वो इतने लोगों को साथ नहीं लाती। तभी 2 हाइप्नोटाइज्ड लोग वहां पहुंचते हैं और उनमें से एक छुरी निकालता है। बुढ़ी औरत जोर से ब्लॉन्ड का नाम चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक स्पिरिट उस पर हमला कर कहता है कि वो कैसे डिस्ट्रैक्टेड हो सकती है। पीछे बैरियर के अंदर डेमन कहता है कि वो देखना चाहता है कि बुढ़ी औरत का टर्टल सेल कितनी देर तक टिकता है। जमीन पर लेटी ब्लॉन्ड अपने आप को दोष देती है, समझकर कि बुढ़ी औरत भी इस मुसीबत में उसकी वजह से फंसी है। तभी वो छुरी उसकी तरफ आती है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए तैयार। सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई देती है जो अपने आप को कोस रही होती है जब खून हवा में उड़ता है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली छुरी उसे नहीं लगती, बल्कि उसके पास ज़मीन में घुस जाती है। उस पर वार करने वाले का सर एक पल में काट दिया जाता है। एक लड़की अनाउंस करती है कि उसने महसूस किया कि ब्लॉन्ड की विटिलिटी बहुत जल्दी गिर रही थी, इसलिए वो भागकर वहां आई। ये एग्स होंगलिंग फिनोक्स ग्रुप की लीडर है, जो कहती है कि उतेंग के मारने का वक्त अभी नहीं आया है। उतेंग उसे पहचानती है, जबकि उसके पास खड़ा एक आदमी जो लगता है उससे छोटी है उस लड़की को घूरता है। लेकिन तब हम सरप्राइज होते हैं जब उस आदमी का सर उड़ा दिया जाता है और ब्लॉन्ड उस लड़की को ग्रैंड माँ कहकर पुकारती है। एल्डर शॉक में है जो अभी अभी हुआ उस देखकर। फेमस मिस होंगलिंग वहाँ मौजूद हैं। डेमन हंसते हुए समझ जाता है कि ये जवान लड़की ही वो बैकअप है जो औरतों की मदद करने आई है। अपने अपमान से नाराज स्पिरिट डिक्लेयर करता है कि वो सिर्फ एक इमॉर्टल है और उसके स्वॉर्ड फ्रैगमेंट के खिलाफ लड़ने की औकात नहीं रखती। वो ये भी क्लेम करता है कि अगर खुद एम्परर भी यहाँ होते तो उनका भी कोई चांस नहीं होता। लेकिन इंसोलेंट स्पिरिट का मुंह तुरंत बैंड कर दिया जाता है एक चाइल्ड लाइक एल्डर के अटैक के साथ। वो घोस्टली फेस के बनाए फॉर्मेशन को तोड़ देती है। ब्लॉन्ड लड़की रियलाइज करती है कि एक ही वॉर काफ़ी था और वो मानती है कि उसकी दादी वाकई लाजवाब हैं। यंगर लुकिंग एल्डर अपनी पोती से कहती हैं कि अगर उसने शुरू से अटैक किया होता तो वो इस तरह इंजर्ड नहीं होती। वो एक मेडिसिन देती है और उसे कहती हैं कि इससे जल्दी
जल्दी पी ले। लड़की उसकी बात मानती है और फिर अपनी दादी से पूछती है कि क्या वो उनके मिसिंग कंपेनियन को लोकेट कर सकती है। एल्डर बताती है कि उनका टारगेट प्रोटोगेनिस्ट है और उसे बचाना जरूरी है। वो अपनी पोती को तसल्ली देती है और कहती है कि उसे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना ध्यान रेस्ट करने पर लगाए। लड़की थोड़ा कंफ्यूज्ड फील करती है रेस्ट करने को लेकर, लेकिन तब उसकी विजन धुंधली होने लगती है और वो सो जाती है। यंगर लुकिंग एल्डर ओल्डर एल्डर को बुलाती है, जो तुरंत रिस्पॉन्स करती है। एल्डर पूछती है कि वो कंपेनियन जिसका उसकी पोती ने जिक्र किया था वो कहाँ है। ओल्डर एल्डर कहती है कि उसकी और यूथिंग की सूझबूझ के हिसाब से वो उस एरिया में होना चाहिए जहां एक्सट्रीम हीन एनर्जी का एबंडेंस हो। यंगर लुकिंग एल्डर अपनी तलवार हाथ में लेकर डिक्लेयर करती है कि और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि वो उस जगह को खुद लोकेट कर लेगी जहां सबसे ज़्यादा हीन कॉन्सेंट्रेशन है। अम्यूजिंगली जब वो तलवार के साथ ऊपर उठाने की कोशिश करती है तो वो गिर जाती है, जो एक प्रेसिपिटियस और थोड़ा रेडिक्यूलियस मोमेंट लगता है। फिर वो सबको ऑर्डर देती है कि ब्लॉन्ड लड़की को जल्दी HQ ले जाएं ताकि उसके घाव का इलाज हो सके, जबकि एल्डर उस जगह की तरफ जाएगी जहां सबसे ज़्यादा हिंट कॉन्सेंट्रेशन है। फिर वो उस लोकेशन की तरफ दौड़ जाती है, कहती है कि मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ। हम फिर उस एबंडेंट फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ प्रोटोगेनिस्ट को रखा गया है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो अब डेमन के कब्जे में है एक रिचुअल शुरू करती है। प्रोटोगेनिस्ट के साथ छोटा फॉक्स पूछता है कि वो क्या कर रही है। प्रोटोगेनिस्ट समझाता है कि वो इन मॉडर्न से यंग एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है अपनी पावर बढ़ाने के लिए, लेकिन इसके दम पर वो बुढ़ी होती जाएगी। अचानक कुछ उसका ध्यान खींचता है, एक मैसिव एनर्जी सर्ज। वो गुस्से में पूछती है कि कौन उसे डिस्टर्ब कर रहा है इस वक्त। फिर हम ब्लॉन्ड लड़की की दादी को फैक्ट्री के बाहर देखते हैं। एल्डर डोर खोलती है एक स्क्वाइलिंग और एंग्रियस भरे एक्सप्रेशन के साथ। वो पूछती है कि एक जवान लड़की यहाँ क्या कर रही है, और सबसे ज़रूरी बात, क्या वो छोटी लड़की इंजर्ड या लॉस्ट है। यंगर लुकिंग एल्डर उन्हें आंटीज कहकर बुलाती है और कहती है कि वो छोटा हरामी अंदर है। प्रोटोगेनिस्ट की एक्स गर्लफ्रेंड के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखती है। बिल्डिंग के अंदर छोटा फॉक्स पूछता है कि क्या उनका मास्टर को फिर से अनकॉन्शियस करना सेफ होगा। जैसे ही वो उठता है, लेकिन प्रोटोगेनिस्ट समझाता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो काफ़ी रिसाइलेंट है। तभी एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जो सबको चौंका देता है, क्योंकि डोरवे से उड़ता है और दीवार से टकराता है। वो प्रोटोगेनिस्ट एक्स है जो अब एक छोटी लड़की की हवा में तैरती तलवार से इम्पेल हो गई है। छोटी लड़की रिमार्क करती है कि अभी तो शुरुआत है, तो यानू को कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तलवार पर बैठी हुई लड़की मजे लेते हुए पूछती है कि बड़ी लड़की रिस्पॉन्स क्यों नहीं करेगी। प्रोटोगेनिस्ट की एक्स जो अब तक सरप्राइज में है, गुस्से में छोटी लड़की से कहती है कि कम से कम एक फाइट तो करे। अपने हाथों पर ग्रीन एनर्जी के साथ एक्स गर्लफ्रेंड अपने सीने से तलवार खींचती है, उसे गुस्से में क्रश करती है और तलवार को ऊपर फेंक देती है। छोटी लड़की जो अभी भी हवा में तलवार पर बैठी है, मजे लेते हुए पूरी सीन को देखती है। एक्स गर्लफ्रेंड तलवार फेंकती है और छोटी लड़की को गो टू हेल चिल्लाती है। अटैक बहुत पावरफुल और इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके चेस्ट में घाव फिर से दर्द करने लगता है और उसकी शर्ट उसके चेस्ट के वेट के नीचे स्ट्रगल करती है। वो सोचती है कि ये छोटी ब्रेट कौन है जो तलवार पर बैठी है। यंग लुकिंग लड़की पूछती है, बस इतना ही। जैसे लगता है कि फाइट अपने अंत तक पहुंच रही है। एक्स गर्लफ्रेंड अपने डेमन से पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इस लड़की के बराबर नहीं है। लेकिन जब डेमन से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो कंफ्यूज्ड रह जाती है।
हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं। एक अननोन हाउस में प्रोटोगनिस्ट की बोर्ड गेम पार्टनर अपने ही पास्ट वर्जन को घूरती है। वो सो अनकंफर्टेबल फील करता है इस अजीब कनेक्शन के साथ, लेकिन जल्दी ही साइलेंस ब्रेक होता है जब लड़की एक साइन लेती है। वो रिवील करती है कि वो टेंस फील कर रही है क्योंकि ये 146 गेम की शुरुआत है। तभी अचानक कुछ उसके दिमाग में एक्सप्लोड होता है जो उसका ध्यान खींचता है। एक डेमोनिक तलवार की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। हम एक फॉरेस्ट के बीच एक डोर कैबिन को देखते हैं जो काफ़ी आइसोलेटेड लगता है। बॉय जो डेमन के ग्रैस्प में है चिल्लाकर रिलीज की डिमांड करता है। फिर वो एंटिटी से पूछता है कि क्या वो जानता है कि वो कौन है। अपने बारे में रिवील करता है कि वो सेलेस्टियल डेमोनिक सेक्ट का एक मेंबर है। डेमन इस बात से सरप्राइज नहीं होता बल्कि याद करता है कि लड़का वाकई इस सेक्ट का हिस्सा है, लेकिन वो इन्फॉर्म करता है कि ये सेक्ट जितना फर्टाइल है उतना ही इजी होगा उसके लिए पूरे सेक्ट का सफाया करना। आंखों में आंसू के साथ लड़का रियलाइज करता है कि ये काई बहुत ही पावरफुल है और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। तभी एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है डेमन के रेसिडेंस के एंट्रेंस पर। हम देखते हैं एक बड़ा ट्रेल ऑफ डस्ट ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। अब खुले डोरवे पर एक पैर अंदर कदम रखता है। एक औरत जो अभी अभी अंदर आई है वो ग्राउंड पर जोर से स्टॉम्प करती है एक स्ट्रॉन्ग और इम्पोजिव फोर्स के साथ, जैसे एक वार्निंग हो। स्पिरिट रिकॉग्नाइज करता है कि ये कई अनयूजुअल है और किसी यूनिक एंटिटी का है। सामने खड़ी फिगर उसकी लॉन्ग अवेटेड मिस्ट्रेस है। डेमन फ्लश्ड फेस और आंसू के साथ चिल्लाने लगता है उसके तरफ भागते हुए, लेकिन लड़की उसे अपने पैर से पुश करके रोक लेती है और कहती है ड्रामा बंद कर। डेमन तुरंत मान जाता है। लड़की उसे पहचानती है कि वो यानो के साथ अलाइन डेमन है। वो कंफर्म करता है कि वो एडमिट करता है कि उसका ये फैमिलियर फीलिंग मिस्ट्रेस के पैर के नीचे होने का सच में उसका ही है। लड़की किसी की आवाज़ सुनती है जो बचाने की गुहार लगा रहा है। ये वही लड़का है जो पहले दिखा था, जो समझाता है कि वो सेलेस्टियल डेमोनिक सेक्ट का पत्रियाच का बेटा है। इस वजह से अगर वो उसे छोड़ देता है तो वो उसके लिए जो भी कहेगा वो करेगा। लड़का ये भी बताता है कि उनका सेक्ट मैजिक कल्टीवेट करने में स्पेशलाइज करता है और फिनोक्स रूप से कमज़ोर नहीं है। लड़की इस स्टेटमेंट से सरप्राइज लगती है और उसके पास जाकर डेमन पर बैठ जाती है। वो कहती है कि उसे आदमियों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे कुत्ते चाहिए जो उसकी बात माने। फिर वो फ्लेम स्पिरिट से कहती है कि लड़के को जिंदा रखे क्योंकि वो काफ़ी अच्छा लड़का है लगता है, जिसे स्पिरिट कंफर्म करता है। ग्रीन हेयर लड़का उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बख्श दी, लेकिन एक ब्लैंक स्टीयर के साथ वो डिक्लेयर करता है कि अब उसकी जान बच गई है तो वो उसका गुलाम बन जाएगा। लेकिन वो तुरंत ही सो जाता है, जो डेमन को गुस्से में ला देता है। डेमन चिल्लाता है कि वो अपनी मिस्ट्रेस के लिए डिसरिस्पेक्टफुल और स्टूपिड ना बने। फिर स्पिरिट अपना प्लान बताता है कि वो यानो को अपने होस्ट के रूप में ले लेगी अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करने के लिए। फिलहाल डेमन एक अबॉर्डेंट फैक्ट्री में छुपा है और इस स्पीड से वो 10 दिन में अपनी स्ट्रेंथ रिकवर कर सकता है। लड़की पूछती है कि क्या यानो पूरी तरह से डेमन के कंट्रोल में है। डेमन कंफर्म करता है कि हाँ, वो एक लस्टफुल औरत है, इसलिए उससे मैनिपुलेट करना आसान है। यंग लड़की रिमार्क करती है कि ये बेस्ट प्लान तो नहीं है, लेकिन अभी के लिए काम करेगा। वैसे भी उसे लिन मो नाम के किसी इंसान को ढूंढना है। अंत में हमो रिवील करता है कि एक गेम अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए वो अपने चैलेंजर को कुछ होने नहीं दे सकती।
जिसे डेमन एक्नॉलेज करता है। स्पिरिट फिर अपनी मिस्ट्रेस को सलाह देता है कि उसे तलवार के फ्रैगमेंट्स जल्दी कलेक्ट करने चाहिए क्योंकि सिचुएशन हर सेकंड के साथ बिगड़ रही है। लेकिन लड़की इंसिस्ट करती है कि जल्दी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एम्परर भी इस दुनिया में आ चुका है, जो डेमन को कम्प्लीटली शॉक कर देता है। लड़की समझती है कि डेमोनिक तलवार के फ्रैगमेंट्स के बीच मेमोरी शेयर नहीं होती, लेकिन कुछ समय पहले उसके एक फ्रैगमेंट के एक एनर्जी की सांस को महसूस किया था। लेकिन जैसे ही वो उस तक पहुंचने वाली थी, तलवार की एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की के कारण कंप्लीटली डिसपेट हो गई। उस लड़की ने एम्परर को सिर्फ 1000 सालों में एक बार देखा था। डेमन सोचता है कि वो हाइन का सिर्फ बैट के तौर पर इस्तेमाल करेगा ताकि एम्परर को अपनी तरफ खींच सके। फिर वो हिन को ऑर्डर देता है कि जाकर उस छोटी लड़की को मार दे। हिन पूछती है कि वो लड़की को कैसे मारे और एडमिट करती है कि बचपन से उसने कभी किसी मेजर बैटल में हिस्सा नहीं लिया और उसे मार्शल आर्ट्स का कुछ भी पता नहीं है।